हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पेट 2021 में आए हुए पीवाईक्यू को देखेंगे जो 24 अगस्त 2021 को आया था। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं? 24 जो अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था उसकी। फर्स्ट क्वेश्चन आया, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो देखिए, शेरशाह सूरी दिया हुआ है, अकबर दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश का जो इल्तुतमिश रहता है वो 1211 से लेके 36 तक शासन करता है। जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वो 1296 से 1316 तक ही शासन करता है। अकबर रहता है 1556 से 1605 तक शासन करता है। और जो शेरशाह सूरी रहता है वो 1540 से 45 तक। तो इसका सही क्रम देखें हम लोग तो फोर्थ फर्स्ट में आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। तो ऑप्शन 2 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चरक संहिता संबंधित है। तो जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता, इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। तो हमने कौन कौन सी पॉइंट देखी कि ये आयुर्वेद के विद्वान थे, कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, ये कुषाण वंश का जो कनिष्क था उससे संबंधित थे, चरक संहिता रोगनाशक रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है चरक संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां, कौन सा जोड़ा सही नहीं है हमें बताना है। 261 BC कलिंग का युद्ध सही, 78 AD शक संवत की शुरुआत ये भी सही, 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत ये भी सही, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, इसलिए यह डी जो है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हु एमंग द फॉलोइंग इज द नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो वह थे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। भारत में होम लोग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने मराठा केसरी और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस से कभी अध्यक्ष नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद नहीं थे, राजा राम मोहन राय थे इसके। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज जो थे दयानंद सरस्वती थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। इस तरह हमारा जो ऑप्शन सही होता है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग अपना, तो क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था 1914 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। चलिए
और दिल्ली चलो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली चलो का अगर यदि नारा पूछ दे सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यदि हम लोग देखें, व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द सीट्स वाज ऑफर्ड। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पद छोड़ा था तो इसके पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पद संभाला। ये घटना है 1939 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे सलाल पन बिजली परियोजना है। यदि हम लोग बात करें ब्यास नदी पे कौन है, तो ब्यास नदी पे ब्यास परियोजना है। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पे इम्पोर्टेंट है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुलहस्ती भी चिनाब पर है और बगलीहाल परियोजना भी चिनाब पे है। तो चिनाब पे 3 परियोजनाएं हैं, चिनाब नदी पर, दुलहस्ती, बगलीहाल और चिनाब पर सलाल। तो आप तीनों ही याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, वसंत विषु होता है, वर्नल इक्विनॉक्स होता है, कब होता है ये बताना है हमें। तो यह 11 मार्च को होता है वसंत विषु, जब कर्क रेखा पर मार्च में सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तांबे के खनन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भंडार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो वह असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कावेरी ये नहीं है, क्योंकि ये पेनिसुलर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। गंगा सही है, गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड के। ब्रह्मपुत्र ये भी हिमालय, ये भी सही है, तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है। गोदावरी ये भी नहीं है, क्योंकि भी पेनिसुलर प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, जो नासिक के से निकलती है। तो हमने कौन सा देखा, सेकेंड और थर्ड राइट है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखें यदि, तो बैंक रेट दर क्या होती है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक रेट मीन्स? तो इसको देखिए हम लोग, क्या इसका अर्थ होता है। तो इसका क्या अर्थ है वो देखिए हम लोग। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है वह बैंक दर कहलाती है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में जो देखें इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई एग्जाम्पल फॉर वह अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए जिस इंटरेस्ट पे रेट देती है, ब्याज के लिए धनराशि देती है, उसे हम लोग बैंक रेट मीन्स कहते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यदि हम देखें, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या होगा? तो इसका मतलब नगद कोषानुपात क्या होता है? आरबीआई अगर सीआरआर जो ये होता है कि मान लीजिए एक बैंक है एसबीआई, तो एक कोटा होता है कि उसको अपनी एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो हिस्सा है एनडीटीएल का, उसको आरबीआई के पास रखना ही होता है कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना ही होता है। अगर इसको घटा देगा तो क्या होगा, बैंकों के पास जो बैंक होंगे, अगर ये घटा देता है सीआरआर, तो बैंक के पास मनी की सप्लाई बढ़ेगी। अब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो साख सृजन क्षमता का बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगी, साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकों के पास क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी की जो रिसोर्स है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए साख सृजन क्षमता बढ़ेगी, विल बी इंक्रीज। क्योंकि यदि उनके पास कैश अधिक आएंगे तो आपको अधिक से अधिक मार्केट में सर्कुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्स आर ओन्ड प्राइवेटली एंड मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज द प्रॉफिट मेकिंग? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधन पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है? तो कैपिटलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि पूरा जो संसाधन का रेगुलेशन होगा, जो संचालित होंगे वो
मार्केट के हिसाब से संचालित होंगे, मार्केट के हिसाब से। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द 100 रुपीज़ नोट्स बियर्स फॉर सिग्नेचर ऑफ। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं। फेमा का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा क्या है? व्हाट इज़ द फेमा? तो फेमा का जो होता है फॉरेन होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। ऑप्शन बी इज़ राइट। ये फेमा का फुल फॉर्म है। एक्चुअल में फेमा क्यों लाया गया कि फेरा के कमियों को दूर करने के लिए फेमा लाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम लोग। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। हमारे 7वीं अनुसूची में 3 भागों में बांट किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जिसमें जन स्वास्थ्य है जो वह पब्लिक हेल्थ जो है और सैनिटेशन वह राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 यदि हम लोग देखें, पंचायती राज सिस्टम इज इंडिया इज अ लेट डाउन अंडर, किस में है? तो डीपीएसपी में राज्य नीति के निदेशक तत्व में जो आर्टिकल हमारा है 40, उसमें ये आर्टिकल 45 में जो डीपीएसपी का राज्य की नीति से निदेशक तत्व, इसमें दिया गया है पंचायती राज सिस्टम के बारे में, जो भाग 4 के अंतर्गत है, आर्टिकल 40। हमने इसको देखा ही। 23 क्वेश्चन देखें, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट विच इज़ अ रिलेटेड इज। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है आर्टिकल 21A के तहत, जो 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये टर्मोलॉजी याद कर लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया है? इंटरेस्ट्स जो है माइनॉरिटी की, वो किस में कवर्ड किया गया है? तो आर्टिकल 29 है जो वो मूल अधिकार का, उसमें ये मेंशन है अल्पसंख्यकों के जो इंटरेस्ट हैं, जो इसके हित निहित हैं वो। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, करंट कैरियर्स इज ए सॉलिड कंडक्टर और, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मापन इकाई है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ, किसका मापन करता है? तो जो ये दूरी का मापन है, तो हम देखते हैं कि दूरी क्या है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये CaCl2, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख ले हम लोग। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता कितनी होगी? तो देखिए, जो खरा सोना होता है जिसको प्योर गोल्ड बोलते हैं, वो 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट में यदि 18 कैरेट हमारे पास सोना है, तो गुणे से इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 75% इसका आंसर आएगा। तो 75% राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, ऑरेंज जो होते हैं संतरे में बहुतायत में होती है, तो विटामिन सी होती है। जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी ही होती है। जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं उस सब में विटामिन सी होती है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, इसमें दिया हुआ है अंडर रूट में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है 196, 72, 56। ये कब आएगा, ये इससे हमें दिखाना है। यदि है तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि करड़ी में हमें तो इसका यक्स के मान ही निकालना है, तो अगर इसको यक्स कंसीडर कर लिया जाए तो यक्स इसको ऊपर ले लेते हैं, और ये हम देखते हैं 14 का 196 स्क्वायर होता है, तो 72/56। तो फिर देखते हैं 14 चौको 56 हो जाएगा। फिर हम इसे देखेंगे तो 4 इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और 4 एकम 4, 4/32, 18 आएगा। तो 18 करड़ी में यक्स बराबर 18 आएगा, तो दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे हम यदि, तो यक्स बराबर आ जाएगा 324। तो हमारा 324 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर है, देखिए
885 गुड़े 885 गुड़े 885 प्लस 115 गुड़े 115 गुड़े 115। तो ये देखते हैं हम कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू फार्मूला फॉलो हो रहा है बटे 885 गुड़े 885 प्लस 115 गुड़े 115 माइनस 885 गुड़े, तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉलो हो रहा है। तो हमें पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है जो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक ब्रैकेट में, तो हम बटे कर देंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में है ही, तो ये इससे कट जाएगा तो ए प्लस बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी है क्या 885 प्लस 115, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा सही 1000 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33 है। ये कड़ी में मतलब ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो सिंपल है, इसके पॉजिटिव टर्म से गुणा कर लेते हैं हम लोग। कड़ी में 5 प्लस 3 कड़ी में, फिर कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 और प्लस तो इसमें रहेगा ही, माइनस इसमें माइनस से गुणा करते हैं क्योंकि नीचे का टर्मोलॉजी हम लोग को कड़ी घटाना है, इसमें माइनस कर देते हैं। तो ऊपर आ गया कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 5 माइनस 3, तो क्योंकि ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, इसको अगर वर्क करेंगे तो 5 प्लस 3 माइनस 2 कड़ी में 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस कड़ी में 15 आ जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन बी इज़ राइट। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो देखेंगे हम लोग 30% घटाने पर तो माइनस 30% प्लस 20 बिक्री बढ़ गई तो 20 प्लस 30 गुणे 20 बटे में 100, तो ओवरऑल देखेंगे तो 20 माइनस 10 इधर हो जाएगा प्लस 2 जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 6, तो टोटल इसको देखेंगे हम लोग, ये जो यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का गुणा है घटाने पर, तो माइनस 6 तो माइनस 16 का उसे टोटल ओवरऑल घाटा होगा, तो और डी इज़ राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एकल का विलोम शब्द है, एकल का विलोम शब्द है बहुल, बहुल है एकल का विलोम शब्द। दर्प का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो अहंकार है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे कौन सा सही है? मनोहर, जो मन को हर ले वो मनोहर। 39 गागर में सागर भरना क्या है? तो थोड़े में बहुत कहना, मतलब अगर कोई बड़ी बात है उसको छोटे में शब्द में बोल दिया जाए तो गागर में सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी महत्वाकांक्षा है जो ये शुद्ध है। नेक्स्ट देखें हम लोग। डायरेक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। Nehru's was a many sides personality. He enjoyed reading and writing book as much as he enjoyed fighting political and the social evils or resisting tyranny. In him the scientist and the humanist were held in the perfect balance. While he kept looking at social problems from a scientific standpoint, he never forget that he should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in the man's affairs. But as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as the blossoms of a promise and renewal, the only hope for mankind. तो 41 इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो अ पर्सन हैवी वेरिड इंटरेस्टेड। क्वेश्चन 42
मिस्टर नेहरू इंजॉयड, तो हमने देखा डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। जैसे रीडिंग और राइटिंग बुक्स इनको पसंद थे, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स पसंद थे, रेजिस्टिंग टायरनी ये भी पसंद थी। तो तीनों क्वेश्चन, तीनों जो ऑप्शन है गिवन है वो सही है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरूज पॉइंट्स ऑफ व्यू? ह्यूमनिज्म इज द मोर इम्पोर्टेंट द साइंस? नो, साइंस इज अ सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज अ सबऑर्डिनेट टू, इसने भी बात नहीं किया है। सी, साइंस एंड ह्यूमन आर द इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये इस पैराग्राफ में बात की गई थी ऊपर 43 में। गिवन सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस, फेमस बस जो बहुत ही पॉपुलर हो जाए, जैसे बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, सर्वनाम, जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। गिवन एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, तो पारदर्शी होता है ट्रांसपेरेंट, जिसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी जिस प्रकार संबंधित होते हैं, नृविज्ञानी किससे संबंधित होगा? और इंथोलॉजिस्ट जो होता है बर्ड से संबंधित होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा? तो वो होगा इन्वायरमेंट से, एंथ्रोपो ये मैनकाइंड, मानव से संबंधित होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो ए गलत, बी गलत, डी गलत। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो ऑयल इसका होगा, क्योंकि दही तो दूध से बनता है, मक्खन भी, पनीर भी दूध से बनती है। किस निश्चित कोड भाषा में प्रोडक्शन को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है? इसी कोड भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए जो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, P से Q किया हुआ है, एक एक वर्ड बढ़ा हुआ है, PQ, फिर R से माइनस किया है Q, फिर +1 किया है OP, फिर माइनस किया है D से, फिर प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया। तो इसी तरह ओरिएंटेशन का देखेंगे, प्लस करेंगे, OP पहले आएगा, फिर P के बाद जो देखेंगे हम लोग, तो ओरिएंटेशन को हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन इसका सही होगा OP, फिर R में से जाएगा QIJ, तो ए इसका राइट आंसर होगा, 48 का राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो माँ का, जो रीता ने कहा उसकी माँ के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो निखिल के किस प्रकार संबंधित होगा? तो ए बुआ से संबंधित होगा, बुआ उसका रिलेशन होगा। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? तो सोमवार की संख्या उसकी 5 होगी, क्योंकि सोमवार जो होगा 22 को पड़ेगा, 23 को मंगलवार, बुधवार 24 को, 25 को गुरुवार। अतः महीने में सोमवार 1, 8, 15, 22, 29 अगस्त को पड़ेगा। कुल सोमवार 5 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इस समय का करंट था, तो उस समय पटना ऑप्शन था। 52, भारत में कौन सी दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी मजबूत ब्रांड है? तो एक्चुअली उस समय तो रिलायंस जियो था, ये उस समय का करंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल्ड बम्बू जो था परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ओसिस ऑफ लैंड इन द ड्रॉट, तो ये शुरू की थी राजस्थान में, करंट था उस समय। 54, ये भी करंट था, ये भी क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, पूछा था विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री कोविड-19 वैक्सीन थ्रू द कोवैक्स स्कीम ऑफ द यूनाइटेड इंडिया, तो इसका ऑप्शन था घाना, ये भी करंट था उस समय, रिलेवेंट नहीं रह गया है अब। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये जो थी शिरीषा वांदला इसका सही आंसर है। 56 क्वेश्चन देखिए, किस उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर पाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का बैन कर दिया गया था? तो ये भी रिलेवेंट नहीं क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय का करंट था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड इन कैबिनेट ला गया है? तो हिमाचल प्रदेश करंट था, ये भी नहीं रिलेवेंट रह गया है। 50, ये भी देख लीजिए किस प्रकार करंट पूछे जाते हैं। भारत मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UPDI शुरू किया गया है, तो 20 शिक्षा मंत्रालय उस समय का करंट था, ये भी करंट था। 59,
ये भी इस समय करंट था कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है बेस्ड पोर्टल सुपेस लॉन्चड फ्रॉम, तो ये भी करंट था उस समय, अब रिलेवेंट नहीं गया, उसका सी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय था। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो ये 5 स्टेट हैं जो साझा करते हैं सीमा नेपाल से। 62 क्वेश्चन देखें, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो सान जोस जो है वो कोस्टारिका की राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है, कोस्टारिका की सान जोस है, भारत की नई दिल्ली है, बांग्लादेश की ढाका है। 63 क्वेश्चन देखें, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसकी बी मलयालम इसकी आधिकारिक भाषा है। तो देखें हम लोग किसकी, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। 64 क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 552, परंतु 2 सदस्य के लिए आरक्षण की समय सीमा समाप्त होने के कारण अभी 550 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस, 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। अक्टूबर लागू का मतलब अधिनियमित किया गया था और अंगीकृत किया गया था। 3 अक्टूबर जर्मन एकता दिवस। 66 इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का नेपाल भी सदस्य है, बांग्लादेश भी सदस्य है, अफगानिस्तान, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। इसकी 1905 में स्थापना होती है ढाका में। 67 क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो वो औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में। 68 क्वेश्चन देखें, ओणम किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये केरल का ओणम, केरल में ओणम मनाया जाता है। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज क्लोज टू द सन? जो प्लैनेट्स है ग्रह, विच ऑफ द प्लैनेट्स इज क्लोज टू द सन? तो ये है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये बुध सबसे नज़दीक है और बृहस्पति जो है सबसे दूर है। अरे वरुण सबसे दूर है, सॉरी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे प्रथम थे, उन्होंने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में जीता था। ये पैराग्राफ दिया हुआ था, उसका उत्तर देना था। इस सब क्वेश्चनों को हमने एक वीडियो में कवर करा दिया हुआ है। जो मैथ्स के ग्राफ के क्वेश्चन आए हैं, जो ग्राफ के क्वेश्चन हैं, जो मैथ के क्वेश्चन हैं और जो हिंदी के क्वेश्चन हैं ग्राफ से संबंधित, वो हम लोगों ने अपने वीडियो में कवर करा दिया है। वो आप वहाँ से कवर कर लीजिए इसे, क्योंकि उसे दोबारा रिवाइज़ कराना ये अच्छा नहीं लगता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।